IAPSM ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੈਕਸੀਕੋਨ 2025 ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ BFUHS ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ GGSMCH ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸਾਰੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। देखो, जो वैक्सीकॉन है, आपको पता है वैक्सीन हमारी लाइफलाइन का पार्ट है। हेल्थ केयर वैक्सीन के बिना इमेजिन करना भी पॉसिबल नहीं है। आपने सुना ही होगा, आपका कोविड आया था, उसके अंदर भी वैक्सीन का ही रोल आया। अल्टीमेटली इंडिया की वैक्सीन बनी। पोलियो का स्टोरी आपको पता है, इंडिया ने पोलियो इरेडिकेशन पूरे वर्ल्ड से वो किया। और चेचक का तो आपने बचपन में भी देखा होगा, सबको लगता हो चेचक भी इरेडिकेट हो गई। हमारा एक शेड्यूल है वैक्सीन्स का, जो कि हम बच्चे ये प्रोटेक्शन देती है, नेचुरल प्रोटेक्शन, कि बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाती है अपनी किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। और बीमारी के जो विषाणु जीवाणु हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। वायरस बैक्टीरिया जो है ना, उनमें रेजिस्टेंस आता रहता है, इसलिए कई बार वैक्सीन भी बदलनी पड़ती है। पर वैक्सीन बहुत ज़्यादा है, नई वैक्सीन भी आ रही हैं। अब इन वैक्सीन में से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं बच्चे की अर्ली लाइफ के लिए या फिर बच्चे की प्रोग्रेस के लिए, हेल्दी डिजीज़ फ्री लाइफ के लिए, वो वैक्सीन का शेड्यूल बन चुका है, वो नेशनल प्रोग्राम के अंदर है। और इस कॉन्फ्रेंस में इसको जो टाइमलाइन है उसको तो डिस्कस कर ही रहे हैं, पर साथ में डिस्कस कर रहे हैं कि जो एडल्ट और जीरियाट्रिक है, जैसे आपको पता है कि पहले था एक डाउट, मैंने कोविड का एग्जांपल दिया था कि बड़े बूढ़ों को लगानी है, बीमार को लगानी है या नहीं, बाद में पता चला उनको तो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरह कौन सी वैक्सीन हैं जो आपका निमोनिया हो जाता है या फ्लू हो जाता है या बड़ों के लिए ज़रूरत है, एक तो उस पर कंसंट्रेट किया। और वैक्सीन के प्रोग्राम्स में टूल्स यूज़ होते हैं। टूल्स यूज़ करने का मतलब है कि कोई आदमी छूट ना जाए, जो कि प्रोस्पेक्टिव रिसिपिएंट है, जिसको देनी है, और वो छूट ना जाए। उसके लिए आपको पता है कि हमने प्रोग्राम्स बनाए, और इतना बड़ा करोड़ों का जो प्रोग्राम था उसको भी हमने सक्सेसफुली अभी 3-4 साल पहले ही पूरा किया। इस तरह से क्या टाइमलाइन है, क्या उसके बारे में मिथ्स हैं जो भ्रम फैलाए गए हैं, कि कैसे हम एडल्ट और जीरियाट्रिक को भी कवर कर सकते हैं, और क्या हम टूल्स हैं डेवलप कर सकते हैं या किए हैं हमने, तो उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उस सब को देखते हुए बड़े बड़े जो प्रोग्राम हैं, हमारा पोलियो दोबारा ना आ जाए, एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, जो नए वायरस आ जाते हैं तो, और वैक्सीन बनाने में टाइम लगता है, हम वो टाइमलाइन कैसे छोटी कर सकते हैं। कई लेवल की उसकी लैब्स हैं, है ना, लेवल होता है 2, 3, 4, 5 लेवल की। तो कितना इंडिया आत्मनिर्भर हो रहा है वैक्सीन के बारे में, और इंडिया तो पूरे वर्ल्ड को वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। मेरा ख्याल जो प्रोग्राम इंडिया ने चलाया है मासिस में, उससे बड़ा प्रोग्राम कोई हो नहीं सकता। लोगों में ये भ्रम है कि वैक्सीन की साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके लिए कुछ लोगों के लिए जागरूकता नहीं है। देखो, साइड इफ़ेक्ट तो आप सड़क पार करो उसका भी होता है। आप जब सड़क पार करो, कोई व्हीकल आ सकता है ना, अनएक्सपेक्टेड भी आ सकता है। साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पर
हमारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना उनकी ग्रेडिंग होती है 1, 2, 3, 4 और एडवर्स रिएक्शन जिसको बोलते हैं सीवियर एडवर्स रिएक्शन, जिसमें डेथ ही हो जाती है। ये देखा गया है कि वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो टेस्टेड वैक्सीन है, वैलिडेटेड हैं, जिनको हम यूज़ कर चुके हैं, जो अप्रूवल होता है CDS को या SAC की मीटिंग्स होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की FDA भवन में, वो सारे इसको क्लियर ही तब करते हैं जब साइड इफ़ेक्ट्स माइनर होते हैं। और माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होंगे क्योंकि जब आप बॉडी के अंदर वैक्सीन डालेंगे, बॉडी में डिफेंस के उसके एंटीबॉडीज़ वगैरह डेवलप होंगे, और वो डेवलप करने की जो प्रोसेस होती है ना, उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स सामने आते हैं, जिसमें लोकल रिएक्शंस हो सकती हैं, फीवर हो सकता है, थोड़ा नोज़िया वगैरह हो सकता है। पर अगर सीवियर रिएक्शंस हैं, हर वैक्सीन के साथ बता दिया जाता है, और अगर ऐसा हो तो वो कंट्रोलेबल है। हाँ, जिस वैक्सीन से बहुत सीवियर रिएक्शन हो या वैक्सीन इनइफेक्टिव मिले इवन आफ्टर लॉन्च, उसको विड्रॉ कर लिया जाए। सर, आज वाले कार्यक्रम में विचार विमर्श किया जाए तो स्ट्रॉन्ग रणनीति बनाई जाए। इसमें विचार विमर्श भी किया। देखो, जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, इसमें सारे एस्पेक्ट्स होती हैं। एक पूरा इसकी तरीका होता है कि वैक्सीन है की ज़रूरत क्यों है हमको, उसकी मिथ्स क्या हैं, जैसे साइड इफ़ेक्ट है जी। काफ़ी लोग पहले, आपको पता है, जब कोविड की वैक्सीन लगी थी तो सबसे कम वैक्सीन डॉक्टरों ने लगाई थी शुरू में। तो उनसे जब सर्वे हुआ तो लगा कि पब्लिक को कह रहे हैं कि 60% जब कवर हो गया तो डॉक्टर 35% हुए थे। तो मिथ्स होते हैं, गलत र्यूमर्स होते हैं, पर अल्टीमेटली ये मिला कि जिनको वैक्सीन मिली थी और जिनको नहीं मिली उनको कंपेयर किया जाता है। तो जिनको वैक्सीन मिली वो सेफ हो गए, तो वो मिथ्स चले गए। तो एक तो ये मिथ्स बूस्ट कर ख़त्म करने हैं। उसके बाद दूसरा हमारे को यह है कि माइलस्टोन्स है, हमने आगे क्या प्रोग्रेस करनी है, कहाँ तक पहुँच गए। जैसे मान लो एक ये बैक्टीरिया है या वायरस है, उसके भी पार्ट्स होते हैं, उसके किस पार्ट के अगेंस्ट आपने एंटीबॉडी बनाने हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाहर का शेल है या उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं या अंदर का कोर है। तो वैक्सीन कई तरह के होते हैं जो अलग अलग पार्ट को, जो ये वायरस और बैक्टीरिया अटैक करते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और ये सारे के सारे कैसे डेवलप करना है ये भी पढ़ाया जाएगा, इधर डिस्कस किया जाएगा, लोगों के एक्सपीरियंस शेयर होंगे। फिर टूल्स के बारे में बात हो रही है, ये भी डिस्कस होगा क्या अवेलेबल है कि कवरेज पूरी हो जाए। यूनिवर्सल कवरेज होती है ना हर एक चीज़ की, तो यूनिवर्सल कवरेज हो, कोई रह ना जाए। हमारी गलती है, हमारे जो हमारा डिज़ाइन है पूरा, उसकी वजह से कोई रह ना जाए। तो वो सारा यहाँ पे डिस्कस होगा। और वैक्सीन के बिना आज लाइफ को इमेजिन करना ज़रूरी है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, और जो मेल बच्चा होता है उसका इम्यून सिस्टम देर से डेवलप होता है, फीमेल का जल्दी होता है। तो उसमें इनिशियल डेज बहुत इम्पोर्टेंट है, और ओल्ड डेज इम्पोर्टेंट, क्योंकि कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, बीमारियाँ होती हैं। तो एल्डरली और जो ओल्ड एज वाले हैं, जिनको निमोनिया होने का खतरा है, या बच्चों को तो पोलियो वगैरह का हम बात करते ही हैं, तो इस तरीके, या शेड्यूल है पूरा DPT या BCG या इसका वैक्सीन जो है TB के अगेंस्ट, ये सब चल ही रहा है। पर हमारी एडिशनल जो वैक्सीन है उसके बारे में भी चर्चा हो सकती है। कुछ आंकड़े हैं अगर कितने लोगों कवर हो चुके हैं अभी वैक्सीन से? नहीं, वैक्सीन तो बहुत सारी होती है, अलग अलग है। जैसे आपने कोविड में बोला था, हम आंकड़े देते थे, अब तक 100 हो गई, 200 हो गई। हमारे हिंदुस्तान में जो बच्चों की वैक्सीन है उसमें तो 100% कवरेज है ऑलमोस्ट। उसके अंदर तो किसी को छूट ना जाए, ये चल रहा है। पोलियो के भी प्रोग्राम जो हैं छूट ना जाए। और जो टारगेटेड वैक्सीन होती हैं एक बीमारी के लिए जो आती हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा है, हर आदमी नहीं लगाता। अब आप हम हैं, हम हर साल वैक्सीन बदल जाती है, हम हर साल थोड़ी लगाते हैं। तो इनके आंकड़े हमेशा अवेयरनेस पे डिपेंड करते हैं कि कितना हम अवेयर हैं। आप बच्चों को हैंडल करने जा रहे हैं और आप ने जुकाम खांसी ना हो जाए
ये सोच रहे हैं तो आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी ना, फ्लू की भी वैक्सीन लगानी पड़ेगी। और इसी तरह हेपेटाइटिस वगैरह कहीं फैल गया तो बोलते हैं कि फटाफट सारे लोग वैक्सीन लगाना शुरू कर दो। तो ये आंकड़े ऊपर नीचे होते हैं। जो नेशनल प्रोग्राम में आई हैं उनके आंकड़े तो 100% टच होने चाहिए, और जो बाकी हैं एडवाइजेबल हैं उनके आंकड़े अलग अलग हैं। टाइम और डिजीज़ पे डिपेंड करता है और उसकी सीवियरिटी पे डिपेंड करता है।